निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी आपने मेरे मुख से कुछ पंक्तियाँ सुनी। वो पंक्तियाँ थीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उन पंक्तियों में हिंदी के प्रति उनके स्नेह की व्यंजना हो रही है, उनके लगाव की व्यंजना हो रही है। और ये लगाव ही है जिन्होंने उन्हें इस लगाव की वजह से युग निर्माता की उपाधि मिली। युग निर्माता आप जानते हैं कि हिंदी में एक युग ही है, भारतेंदु युग। बच्चों, क्योंकि आज हमारा और आपका इस कक्षा में पहला अध्याय है, पहला भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो गद्य और पद्य के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, आपके जो पाठ आपको पढ़ने हैं, उससे पूर्व हमें साहित्य की थोड़ी चर्चा अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि भाषा ये हमारी और आपकी है, ये हमारी मातृभाषा है, ये वो है जो हमारे सम्मान और गौरव की भाषा है। ये भारत माता के उच्च भाल की बिंदी है। बच्चों, ये हमारी हिंदी है। तो हिंदी के अंतर्गत गद्य पद्य के विस्तृत अध्ययन से पूर्व आइए आज हम साहित्य की चर्चा में गद्य साहित्य के इतिहास की तरफ चलते हैं। बच्चों, आप सभी परिचित हैं, लगभग बहुत सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है आपके लिए उतना ही हम और आप पढ़ेंगे। बाकी आप अगली कक्षा में जब जाएंगे तो वहां अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में आप इसको पूर्णता से पढ़ेंगे। इस कक्षा में आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक पढ़ लेना है। आज के हमारे और आपके जो चर्चा के बिंदु हैं, बहुत छोटे छोटे कई बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। बहुत आसानी से आप तक हर बात पहुंच जाएगी, ये पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा है। इसके लालित्य और मधुरता से हम परिचित हो चुके हैं, लेकिन इसके इतिहास की थोड़ी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो आइए बच्चों, अध्ययन को गति देते हैं और चलते हैं आज हम अपने विषय की ओर और जानते हैं छोटे छोटे जो बिंदु हैं उसमें हम गद्य के स्वरूप को जानेंगे, उसके क्षेत्र को जानेंगे, गद्य से आशय क्या है, गद्य और पद्य में क्या अंतर है, उस अंतर से परिचित होंगे। इसी तरह क्रम में बढ़ते हुए फिर हम काल विभाजन की ओर जाएंगे। यहाँ तक आज इस कक्षा में हम और आप पढ़ेंगे। उसके बाद इस विभाजन के क्रम को अगली कक्षा में विस्तार देंगे और भारतेंदु और द्विवेदी युग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम इस इतिहास का एक पक्ष यानी एक भाग पढ़ेंगे। आइए बच्चों, चलते हैं। आपके समक्ष लिखा भी है कि प्रकरण जो हमारा है गद्य साहित्य का इतिहास है और आज हम एक भाग पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अध्ययन को गति दें और चले जाने अपने भाषा के लालित्य की तरफ चलें, उसके इतिहास से थोड़ा परिचित हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं कि हमारा जो गद्य है उसका स्वरूप क्या है, क्या कहलाता है गद्य, गद्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन अर्थों में गद्य और पद्य में अंतर है। तो बच्चों, एक संक्षिप्त चर्चा आपके समक्ष है जो बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं इतिहास के पन्नों में अपनी हिंदी को, उसके इतिहास को। क्या है बच्चों, ध्यान दें। मानव को अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता प्रकृति से मिली है। निसंदेह बच्चों, ये जो अभिव्यक्ति की क्षमता हमें प्रकृति से मिली है, इस क्षमता के कारण ही मैं अपनी बात आपसे कह पा रही हूं, सरलता हो रही है। आप अपने संशय, अपनी बात, अपने प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति ने अभिव्यक्ति की अनमोल क्षमता से नवाजा है। तो ये जो हमारी क्षमता है अभिव्यक्ति की, उसका माध्यम ये है हमारी भाषा, ये हिंदी। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है बहुत आसान है, आप समझ रहे हैं कि अगर ये भाषा न होती तो हम अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाते, आप अपनी बात मुझ तक कैसे पहुंचाते। और प्रकृति के ये अनुपम उपहार, अनमोल उपहार, ये क्षमता, ये दक्षता हमें और आपको प्राप्त है। तो गद्य के स्वरूप को जाने कि क्या है ये। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को दो प्रकार से व्यक्त करता है। हम और आप ये जो भाषा है इसके माध्यम से अपनी बात कहते तो हैं बच्चों,
लेकिन दो रूपों में कहते हैं। वो कौन कौन से रूप हैं? गद्य रूप या पद्य रूप में। हम दो तरीके से अपनी बात हिंदी में बोल पाते हैं। मानवीय अभिव्यक्ति के इन दो रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और दूसरा पद्य अर्थात काव्य कहते हैं। आप परिचित भी हैं बच्चों कि हम दो तरीके से अपनी बात कहते हैं, या तो हम सीधे सीधे गद्यात्मक ढंग से कह लें, या उनको छंदों में बांधकर थोड़ी कलात्मकता के साथ, थोड़ी रसमयता और अलंकारमयता के साथ अलंकारिक ढंग से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं। ये दो माध्यम प्रकृति से हमें मिले हैं, अभिव्यक्ति के रूप में मिले, और हमने इन दो रूपों में अपनी बातों को कहना सीखा। आगे आइए बच्चों, देखते हैं गद्य के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि गद्य क्या स्वरूप है। तो आप देखिए कि गद्य में हम कैसे कहते हैं। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है, और उसका छंदोबद्ध रूप जो होता है पद्य अर्थात काव्य कहलाता है। बच्चों, गद्य और पद्य में भी अंतर होता है, लेकिन हमने गद्य के स्वरूप की तरफ हम हैं, और हम जान रहे हैं कि प्रकृति से हमें अभिव्यक्ति की, यानी अपनी बात को कहने की, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने की क्षमता प्राप्त है, और उसको हम दो तरीके से अपने भाव, अपने विचार, अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचाते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक गद्य रूप है और दूसरा पद्य अर्थात काव्य, जिसमें जो गद्य है वो हमारे और आपके हर दिन के व्यवहार की भाषा है, यानी दैनिक व्यवहार की। हमें किसी से कुछ मांगना हो, कुछ कहना हो, बड़ी सरलता से गद्य में हम अपने भाव सामने वाले तक तुरंत उसी सहजता में पहुंचा देते हैं। और जब उसी बात को हम छंदों में बांध देते हैं, तब जो रूप हम प्रस्तुत करते हैं या जो हम बोलते हैं जिस रूप में, जब वो छंदबद्ध हो जाता है तो वो पद्य अर्थात काव्य बन जाता है। आइए बच्चों, इसको और अच्छी तरह समझते हैं, थोड़ा और विस्तार देते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या है। ध्यान दें आप, गद्य और काव्य की विषय वस्तु, भाषा, शैली आदि में बहुत अंतर है। ये अंतर आपने महसूस किया है, बार बार, कई बार महसूस किया है, लेकिन आज इस चर्चा के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरीके से जानेंगे और स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या अंतर होता है। आगे देखें बच्चों, गद्य के मुख्य विषय जो होते हैं हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि हैं। ये जो सारी चीजें, जैसे कहीं कोई कथा चल रही है, कोई बातचीत का प्रसंग चल रहा है, घर में आपसी व्यवहार और बातचीत वार्तालाप में जो हम प्रयुक्त करते हैं, तो वो जो भाषा होती है, जो हिंदी साहित्य का, हिंदी गद्य का हम प्रयोग करते हैं, तो ये गद्य के अंतर्गत आता है, जो सामान्य बातचीत हम करते हैं। लेकिन आप आगे देखें कि इतना तो हमने कर लिया कि दैनिक जो ज्ञान विज्ञान है, कार्यकलाप है, कथा, वर्णन, व्याख्या, इसमें हमने क्या किया? गद्य का रूप लिया। लेकिन जबकि काव्य के विषय बहुत कुछ काल्पनिक और छंदबद्ध हैं, तो जब हम गद्य में अपनी बातों को कहते हैं तो उसमें कल्पना बहुत ज्यादा नहीं पिरोते हैं, उसको सीधे सीधे। ये गद्य की विशिष्टता है, ये उसकी शक्ति है कि हमने जो सोचा, हमारे मन में जो भाव आया, हमने उसी रूप में सामने वाले को वहां तक पहुंचा दिया और उसका प्रभाव वहां तक पड़ गया। लेकिन जब हम थोड़ा कल्पना उसमें घोल देते हैं, उसे छंदों में बांध देते हैं, थोड़ी रसमयता उसमें ला देते हैं, तब वो पद्य में आ जाता है, वो काव्य कहलाने लगता है। और यही अंतर होता है। वस्तुतः तो हम दोनों ही तरीकों से अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन गद्य में हम सीधे सीधे वैसे ही पहुंचाते हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सामान्य बातचीत। लेकिन पद्य के लिए उसमें थोड़े से आवश्यक बदलाव करने पड़ते हैं, उसको कुछ नियमों से बांधना पड़ता है, थोड़ी कलात्मकता लानी पड़ती है, थोड़ी वाक्पटुता और घोलनी होती है, क्योंकि उसमें छंद के नियम होते हैं। और जो गद्य है वो नियमों से मुक्त होती है, उसमें कोई बंधन नहीं होता, वो जैसे मन में भाव आए स्वतः वैसे हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये वस्तुतः देखिए गद्य के और पद्य के स्वरूप में जो अंतर है। आगे बच्चों देखिए, लेकिन गद्य की विशिष्टता को और आप परिचित हों, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि वस्तुतः गद्य को कवियों की कसौटी मानते हुए कहा गया है, गद्यम कवि नाम निकषम वदन्ति। बच्चों ध्यान दीजिए, अभी आपने सुना तो आपको लगा होगा कि मैं कह रही हूं कि काव्य के लिए उसे छंदों में बांधना होता है, रसमयता लानी होती है, उसमें अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल सही है बच्चों, लेकिन फिर भी इस पंक्ति को देखें, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, फिर भी जो कसौटी मानी गई है, जिस पर परख होती है,
उसे गद्य ही माना गया है। इसी पर वस्तुतः परखा जाता है, परीक्षा होती है कवियों की। आगे देखें, फिर भी इसमें अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना अपेक्षाकृत सरल होता है। वस्तुतः ये भले कवियों की कसौटी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गद्य में अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना बहुत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग, अब आप बच्चों ध्यान से देखें कि ये जो गद्य है इसका प्रयोग, कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग काव्य की अपेक्षा अधिक सरलता से कर सकता है। क्यों है ऐसा? काव्य के लिए बच्चों आप जान रहे हैं कुछ नियम हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनको पिरोने में एक समय लगेगा, उसको छंदों में बांधने के लिए एक समय लगेगा। लेकिन गद्य आपके मन में भाव आए और आपने उसको अभिव्यक्त कर दिया, सामने वाले तक पहुंचा दिया, तो ये विशिष्टता, ये अंतर है और गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया। आइए बच्चों चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं गद्य की उपादेयता और महत्ता। हर चीज की अपनी उपयोगिता और अपना महत्व है, जीवन क्षेत्र में भी और अध्ययन के क्षेत्र में भी। तो अध्ययन के क्षेत्र में जो गद्य है इसकी उपादेयता, इसकी महत्ता क्या है, आइए इसको हम जानते हैं और स्पष्ट करते हैं कि आखिर गद्य की उपादेयता और महत्ता इस शीर्षक के अंतर्गत, इस चर्चा के अंतर्गत हम क्या बताना चाह रहे हैं। आइए स्पष्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, आप तक मेरी बातें बहुत आसानी से पहुंच रही होंगी, क्योंकि भाषाई एकता है, ये वो भाषा है जिससे आप पूरी तरह परिचित हैं और हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारी और आपकी भाषा है। तो जब सब में एक रूपता है, एक साम्य है, तो ये बहुत आसानी से हमारे और आप तक पहुंचेगी। आइए देखते हैं कि क्या है गद्य की उपादेयता और महत्ता। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित प्रकट करना है। बच्चों देखिए कि गद्य का लक्ष्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो क्या चाहता है। वो विचारों और भावों को एक विशेष प्रयोजन में जो हमने निर्धारित किया, हमें जो बात कहनी है उस ढंग से वो अपनी बात को बहुत आसानी से सामने वाले तक पहुंचा देता है या कह देता है। गद्य की भाषा पूर्ण रूप से व्यावहारिक होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं। व्यावहारिक कहने का मतलब हमें कुछ सोचना नहीं, हर दिन के व्यवहार में हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मन में भाव आए और हमने तुरंत सामने वाले से अपनी वो बात कह दी, तो ये एक व्यावहारिकता है जो हमारे आप में घुली हुई है। मुझे यहाँ से जो कहना है, मैं स्वाभाविकता से आपसे अगर कह रही हूं, तो गद्य के इस स्वरूप में मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूं, तो जो भाव जिस रूप में आ रहे हैं मैं स्वतः वैसे ही आप तक उसी रूप में तुरंत पहुंचा रही हूं। ये व्यावहारिकता है गद्य की, जो घर में आपस में आप लोग वार्तालाप के समय आप पिताजी से बात करते होंगे, माताजी से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, किसी चर्चा में अपनी बात रखते हैं, तो ये जो व्यावहारिकता है, ये जो सहजता, सरलता होती है, बातों को पहुंचाने की जो सुगमता होती है, वो वस्तुतः व्यावहारिकता ही होती है, क्योंकि हमारे व्यवहार में है। इसके लिए हमें आवश्यक रूप से अलग से कुछ भी नहीं करना होता है। आगे देखें, वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल व्यक्त भी कर सकता है, कि जो भाव मन में आए, अगर गद्य है वो माध्यम, तो आपने तुरंत व्यक्त कर दिया, आपको रुकना नहीं है, स्वयं को रोकना टोकना नहीं, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है। आगे देखिए, काव्य के समान इसमें तुक, छंदबद्धता, अलंकारिकता आदि लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आपको कोई बात सामने वाले से कहनी हो और आपको अगर उसे काव्य में कहने का मन है, तो आप जान रहे हैं आप तुरंत नहीं कह सकते। गद्य के भाव मन में आए, हमने तुरंत आप तक पहुंचाया। लेकिन जब पद्य का भाव आ रहा है, आप वही बात पद्य में कहना चाह रहे हैं, तो आपको वहां रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले उन भावों को पिरोना पड़ेगा उन पंक्तियों में जिनमें तुक होंगे, जिनमें छंदों का ध्यान रखेंगे, जिनमें अलंकार होगा, जिनमें रसमयता पिरोने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो ये विशिष्टता हमारे गद्य की है कि हमें विराम नहीं लेना पड़ता, ये हमें रोकता नहीं है, ये स्वाभाविकता बनाए रखता है और हम अपनी बात तुरंत बड़ी सहजता से सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। ये विशिष्टता है हमारे गद्य की, ये महत्व है। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा विचारों की प्रधानता रहती है। गंभीर बातें आपको कहनी हो तो आप जानते हैं बच्चों, हम गद्यात्मक ढंग से ही कह सकते हैं, क्योंकि पंक्तियों में पिरोने पर भाव भी कहीं कहीं खंडित होने लगते हैं। हमने जिस रूप में सोचा, विचार जिस तरह हमारे मानस में आए, हम वैसा ही सामने वाले तक पद्य में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वहां नियमों की
ज़रूरत है, वहाँ कुछ छंदों की ज़रूरत है, वहाँ एक नियम है जिस पर हमें निर्वाह करते हुए उन पंक्तियों की सर्जना करनी है। लेकिन जो गद्य होता है वो उस स्वाभाविकता से ही सामने वाले तक पहुँच जाता है। तो जो बात की गंभीरता है, जो विषय की गंभीरता है, वो खंडित नहीं होती, वो उसी रूप में सामने वाले तक पहुँचती है। ये विशिष्टता है हमारे गद्य की। अभी आपको मैंने बताया गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा विचारों की प्रधानता रहती है। अतएव वर्णन, कथा विचार, तर्क, व्याख्या, अनुसंधान के लिए गद्य ही सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। इसलिए बच्चों, आपने अक्सर महसूस किया होगा, अगर किसी चीज के बारे में विस्तृत रूप से बताना हो, वर्णन करना हो, कोई कथा हो, कोई विचार रखना हो और तर्कों की व्याख्या करनी हो या अनुसंधान, खोज करना हो, विस्तृत चर्चा, गहन अध्ययन करना हो, तो आप देखते हैं कि वहां गद्य, जो साहित्य का गद्य रूप है, इसकी प्रधानता रहती है। इसी में वो कार्य किया जाता है, क्योंकि तभी सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम गद्य है। क्योंकि जो उसकी उपयुक्तता गद्य की है कि हमने जिस रूप में विचार को देखा, जिस रूप में महसूस किया, उसी रूप में हमने सामने वाले को लिखकर, बोलकर, कहकर, जैसे भी था हमने बता दिया, वो उसी रूप में सामने गया। इसलिए एक स्वाभाविकता, एक व्यावहारिकता, एक विषय की गंभीरता, एक उसकी शक्ति जो थी वो बनी रही, विचार कहीं खंडित नहीं होते। ये महत्व है आपके गद्य की, ये उपादेयता है, ये महत्ता है बच्चों। आइए बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं और जानते हैं कि गद्य एवं पद्य में अंतर क्या है। बहुत संक्षिप्त चर्चा और बहुत आसान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सारी चीजें पहले से भी बहुत सारी चीजें पता हैं, और पता इसलिए हैं कि जब अपनी मातृभाषा है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हम सुनते आए हैं। इसलिए जो इसको ग्रहण करने की क्षमता है हमारी, वो पहले से ही बढ़ चुकी है, पहले से कई चीजें जानते हैं, बस उसको एक व्यवस्थित सलीके में सीख रहे हैं, इसलिए दुरूह नहीं लग रहा होगा। फिर भी आइए और स्पष्ट करते हैं गद्य और पद्य के अंतर को कि क्या है। ध्यान दें बच्चों, छंदोबद्ध, भावपूर्ण और ओजदीप्त, छंदोबद्ध, भावपूर्ण और ओजदीप्त रचनाएं जो है वो काव्य कहलाती हैं। तीव्र एवं वैयक्तिक अभिव्यक्ति का माध्यम पद्य है। बहुत तेजी से अपनी बात कहनी हो तो आप पद्य में कह सकते हैं, क्योंकि हृदय का तरल राग लेकर उन्मुक्त तथा संवेदनशील अनुभूति उद्दाम वेग से छंदों में ही फूटती है। ये ध्यान दे बच्चों कि जो बात कही गई कि छंदबद्ध होता है, भावपूर्ण होता है और ओजदीप्त जो रचनाएं होती हैं वो पद्य में फूटती हैं। आप जानते हैं कि जब काव्य की सर्जना हुई, आपने सुना है उस चर्चा में कि कैसे वाल्मीकि वो दृश्य देखते हैं, क्रौंच पक्षी के जोड़े में एक का मरना और मां निषाद कह के वो काव्य, वो छंद फूट पड़ता है उनके अंतर से। तो इसीलिए कहा जाता है कि काव्य की सर्जना होती है, वो लिखा नहीं जाता, वो स्वतः फूटता है, स्वतः प्रसूत होकर वो बह जाता है, वो एक धारा होती है। इसीलिए गद्य जो है वो विचार प्रधान होते हैं, क्योंकि उसमें विचारों की प्रधानता होती है। यहां कहा गया ये भाव प्रधान है, बहुत बड़ा अंतर है बच्चों। देखें, काव्य जो है भावों की प्रधानता से रचा गया होता है, उसमें भावों की विशिष्टता होती है, और जो गद्य होता है वो गंभीर होता है, उसमें गंभीर विचारों की प्रधानता होती है। तो यहां कहा जा रहा है कि जो वैयक्तिक अभिव्यक्ति का माध्यम है वो हमारा क्या है, वो पद्य है। लेकिन आगे देखें, गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि प्रायः सभी सामान्य होते हैं, वहां नियम पे बंधे हैं, लेकिन जब यहां आते हैं तो सब सामान्य है, जबकि काव्य में सभी विशिष्ट, क्योंकि वो नियम पर बंधा हुआ होता है। कविता शब्दों की नई सृष्टि है। आप जानते हैं बच्चों, जब पंक्तियां काव्यात्मक होती हैं, यानी जब कविता होती है, जब छंदबद्ध रूप में ये साहित्य आपके समक्ष आता है तो वो पद्य या काव्य कहलाता है। तो जब वो कविता बन के आता है तो सही है, वो शब्दों की एक नई संरचना होती है, वो आपके अंतःकरण में घुलती है, आप उन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं, वो आपकी स्मृति में अंकित हो जाती हैं, छप जाती हैं, क्योंकि उनकी जो सर्जना होती है वो दूसरी होती है, वो कलात्मकता उनमें है। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, लेकिन इसके विपरीत जो गद्य है भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करती है। अभी आपको मैंने
थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो कविता है, जो छंदबद्धता है, जो काव्य का रूप है, उसमें भावों की प्रधानता होती है, लेकिन जो गद्य रूप है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण किया जाता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। बच्चों ध्यान दीजिए कि गद्य की उपादेयता आपने जाना कि इसमें भाव और हमारे विचार कभी खंडित नहीं होते। हमने जिस रूप में किसी भी चीज को सोचा, समझा, जाना, हम तुरंत अति शीघ्रता से उसको उसी रूप में सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। हमारे गद्य की विशिष्टता है। यहाँ गद्य पद्य के अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है कि पद्य जो होता है वो नियमों पर होता है, उसमें भावों की प्रधानता होती है। जो गद्य है वो किसी नियम पर नहीं चलता, इसलिए एक स्वाभाविकता होती है, लेकिन इसमें गंभीरता होती है और इसमें विचारों की प्रधानता होती है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। आइए देखते हैं बच्चों कि ये निर्माणात्मक अभिव्यक्ति क्या है। निर्माणात्मक अभिव्यक्ति, चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसी कहन, ऐसी शैली, ऐसा ढंग जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। अद्भुत बात है बच्चों। निर्माणात्मक अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, जो भाव हैं, जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर जो शब्द हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जब भाव आए हमने वैसे ही प्रस्तुत कर दिया, ये हमारे गद्य की विशिष्टता है। क्यों? तो कहा गया उसमें निर्माणात्मक क्षमता होती है। वो अभिव्यक्ति इस तरह के शब्द जो हमारे आपके चारों तरफ घूम रहे होते हैं कि हम अपने भावों में जैसे भाव आए उन्हें पिरोकर सामने वाले की तरफ बढ़ा दें। और स्पष्ट करते हैं, देखिए गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है, जबकि आंतरिक रूप से काव्य अधिक भावुकतापूर्ण, सूक्ष्म, सांकेतिक और गूढ़ होता है। ये आपके गद्य की महत्ता है और ये गद्य पद्य का एक अंतर है कि गद्य की जो भाषा है वो काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत, व्यवस्थित होती है, जबकि आंतरिक रूप से काव्य अधिक भावुकतापूर्ण, सूक्ष्म, सांकेतिक और गूढ़ होता है। उक्ति, वैचित्र्य और अलंकरण की प्रवृत्ति भी काव्य में गद्य की अपेक्षा अधिक होती है। ये अंतर हम जान लें। उक्ति, वैचित्र्य यानी बातों को कहने के अलग अलग ढंग जो हैं वो, और अलंकरण की प्रवृत्ति भी काव्य में गद्य की अपेक्षा होती है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि अलंकारिकता जो होती है, अलंकारों का प्रयोग होता है, क्योंकि वो छंदों में बंधते हैं। जब काव्य हम लिखते हैं तो उसमें अलंकार रहता है, जो शब्दों में हम चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, तो ये काव्य की विशेषता है। लेकिन ये इसमें देखिए और क्या है, लेकिन जो गद्य है, गद्य की अपेक्षा ये विशेषता उसमें अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होता है, इसमें किसी बात को खोल कर कहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि काव्य में बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। आइए बच्चों और आगे चलते हैं और देखते हैं हिंदी का आशय क्षेत्र क्या है। ध्यान दें बच्चों, बहुत आसान है, सब आपकी समझ में आ गया होगा। व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियों, कौन कौन सी बोली है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो व्यापक अर्थ में 8 बोलियों और क्या है? और 3 उपभाषाओं राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी के संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। सीमित अर्थ में देखिए, हिंदी से दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के शुद्ध एवं साहित्यिक रूप का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। जो हिंदी आज पूरे भारतवर्ष की सर्वमान्य भाषा के रूप में स्वीकृत है और हिंदी प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है, वह खड़ी बोली का ही प्रतिष्ठित रूप है। बच्चों ये तो आप जान ही रहे हैं कि जो इसका क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। और कितना है? सबसे बड़ी बात तो हम ये जाने कि हिंदी प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जो है वह हमारी और आपकी प्रतिष्ठित खड़ी बोली है, जिसमें हर दिन हम व्यवहार करते हैं। तो ये जो 8 बोलियां और उसके बाद ये 3 उपभाषाएं, ये सारे क्षेत्र हिंदी के हैं और हमारे और आपके अध्ययन अध्यापन की ये भाषा है वह खड़ी बोली प्रतिष्ठित हिंदी है। आइए एक संक्षिप्त चर्चा गद्य विकास के इतिहास की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी गद्य विकास का एक संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जा सकता है। साहित्य में जिस गद्य रूप का उपयोग होता है उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए।
आइए बच्चों देखते हैं कि इसको भाषा रूपों को कितने भागों में बांटा गया। ये 3 है, कौन कौन से हैं? पहला है वर्णनात्मक, जिसके अंतर्गत इतिहास और जीवन यात्रा की चर्चा की जाती है, वो लिखा जाता है। विवेचनात्मक, इसमें विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना और दर्शन विधि आदि के लिए प्रयुक्त होता है। और भावात्मक जो है, इसमें ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक आदि लिखे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं कि जो ये हिंदी गद्य है, इसका आविर्भाव कब हुआ। सब आप जान रहे हैं, बहुत आसान सा है, फिर भी एक संक्षिप्त चर्चा हम कर लें। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ, जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था, नवीन सांस्कृतिक चेतनाओं को आत्मसात कर रहा था, आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति, नए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव हमारे आपके सामाजिक जीवन पर पड़ रहे थे। अतः साहित्य में उसकी प्रतिध्वनि स्वाभाविक थी। वो चीजें जब हम देख रहे हैं जो हम में घुल रही है, तो हमारा साहित्य भी उससे प्रभावित होगा ही होगा। आगे देखिए और क्या क्या था। इन नवीन परिस्थितियों, जब उसका प्रभाव पड़ रहा है तब इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में आधुनिकता के संवाहक के रूप में हिंदी गद्य अवतरित हुआ। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये संक्षिप्त एक चर्चा। आगे देखें और कहां ये मिल रहा है। देखें, ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 1400 के आसपास हुआ। ध्यान दें बच्चों, कृष्ण भक्ति धारा के कवियों, भक्तों ने इसके विकास और संवर्धन में बहुत योगदान किया। विभिन्न पुस्तकालयों में 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उनमें ध्यान दें कौन कौन सी रचनाएं हैं जो मिलती हैं। उनमें गोस्वामी विट्ठल नाथ का श्रृंगार रस मंडल, गोकुल नाथ जी के 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, नाभादास जी का अष्टयाम, बैकुंठ मणि शुक्ल जी का अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य तथा लल्लू लाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे आई बच्चों, अब इसको ही हम अगली कक्षा में विस्तार देंगे। काल विभाजन जो हमारा आपका अभीष्ट है, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक पढ़ना है। बाकी जो शेष चर्चाएं हैं वो आप अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। ये आपके सिलेबस के अंतर्गत आपका जो विषय वस्तु, आपका जो पाठ्यक्रम है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम आपका है, उसके अंतर्गत आपको भारतेंदु और द्विवेदी युग पढ़ना है। आइए काल विभाजन में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो आधुनिक काल से जहां से हमें पढ़ना उसमें क्या है। आधुनिक काल 1801 ईस्वी से अद्यतन ये चलता रहा। पहला युग आया भारतेंदु युग जो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, छायावाद युग 1918 से 1937 ईस्वी तक, छायावादोत्तर 1937 ईस्वी से 1947 तक, और स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता प्राप्ति से अद्यतन, मतलब अब तक चलता ही जा रहा है। बच्चों, क्योंकि ये जो क्रम है जो आप ये देख रहे हैं, ये बहुत जगह आपको बदले हुए रूप में मिलेंगे, क्योंकि जो साहित्य का इतिहास है बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत तरह की टीकाएं हैं, बहुत तरह के छंद, बहुत तरह के शब्दों में, बहुत तरह के भावों में और बहुत विचारों के मंथन में अलग अलग भी आप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास सारणी है, जो एक काल विभाजन है, ध्यान दें नोट ये कहाँ से लिया गया है। उपर्युक्त काल गणना का निर्धारण साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित है। अगर इसको आपको देखना हो, परखना हो, तो इस किताब में आपको यही विभाजन मिलेगा। आइए अपने अभीष्ट की ओर चलते हैं और आज की कक्षा में हमने और आपने क्या सीखा, क्या पाया, ये जानते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं आपको गृह कार्य के लिए दिए रही हूँ। गृह कार्य में तो आपको इसी अध्याय को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ताकि भारतेंदु और द्विवेदी युग की कल विस्तृत चर्चा हम आसानी से करें। तो आज के लिए गृह कार्य में गद्य पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ ये लिखिए, और संप्राप्ति हमने और आपने क्या पाया। हमने और आपने आज जाना कि गद्य का जो आशय है क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, गद्य पद्य में क्या अंतर है। कल विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।